अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज़, और ये जो है हमारा ई कैट का लेक्चर नंबर 4 है। देखो भाई, अगर आपने ज़िंदगी में कभी इस चैप्टर को नहीं पढ़ा, लेकिन अगर आज की वीडियो आप देख लेते हो तो आपका ये चैप्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या है। मैं फार्मूलाज भी लिखवाऊंगा और एमसीक्यूज़ में ये आपको बहुत मदद करेगा ये चैप्टर और ये वीडियो। तो इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना ताकि आपका ये चैप्टर आसान हो जाए, और ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, चाहते हो इस चैप्टर से कुछ फ़ायदा हो तो जो भी मैं बोर्ड पे लिखवाऊंगा उसको इस तरह की एक कॉपी बना लो और उसमें सारा नोट डाउन करो, ठीक है। और आखिर में मैं आपको और चीज़ें भी दूंगा तो उसे भी सॉल्व करते रहना मेरे साथ साथ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि भाई अगर आप हमारे ई कैट के ग्रुप में ऐड होना चाह रहे हो तो उसकी फ़ीस है 4,500 रुपये पूरे साल के लिए, ठीक है। जिसमें आपको मैथमेटिक्स की एमसीक्यूज़ बुक और इसके अलावा तमाम सब्जेक्ट की एमसीक्यूज़ बुक्स और बहुत सारे लेक्चर्स, टेस्ट, सब कुछ मिलेगा ग्रुप में। तो ग्रुप में ऐड हो जाना, सारी डिटेल्स वहाँ मिल जाएंगी और आखिर में भी मैं ग्रुप के बारे में बता दूंगा वीडियो के। अच्छा, टॉपिक क्या क्या है वो बराबर में चल रहे हैं, उसे देख लेना। अच्छा, अब सबसे पहले जो है वो स्टार्ट लेते हैं अपना सीक्वेंस से, उसके बाद जो जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में वो पढ़ते हैं। भाई देखो, सीक्वेंस होता क्या है। देखो, सीक्वेंस एक आपके पास सीरीज़ होती है नंबरों की, यानी नंबर्स लिखे हुए होते हैं आपके पास, उसमें कुछ ऑर्डर पाया जा रहा होता है, यानी कोई पैटर्न होता है। तो उस पैटर्न की वजह से उस जो नंबर लाइन होती है ना, उसको हम सीक्वेंस कह रहे होते हैं। सही है। देखो, आपके पास सेट्स ऑफ नंबर हैं। देखो, ये आपके पास नंबर मौजूद हैं। अब इनके अंदर जो है वो कुछ ऑर्डर है या कुछ पैटर्न है, तो इसी पैटर्न की वजह से इसे सीक्वेंस कहेंगे। अब पैटर्न आपको ढूंढना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, कभी कभार वो पैटर्न जो है वो एक नंबर को दूसरे से माइनस करा कर आ जाता है, या कभी कभार जो है वो रेशो लेने से आ जाता है, ठीक है। तो उसे आप मज़ीद आगे भी पढ़ोगे अरिथमेटिक सीरीज़, ज्योमेट्रिक सीरीज़ और हार्मोनिक सीरीज़ में। अच्छा, अब देखो सीक्वेंस को ज़रा मज़ीद डिटेल से और एग्जाम्पल से समझो। फॉर एग्जाम्पल, मैं कह रहा हूँ ये एक सीक्वेंस है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर दो नंबरों के दरमियान का डिफरेंस सेम है। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के दरमियान का डिफरेंस सेम है। कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक। फॉर एग्जांपल, 1 और 2, इनके दरमियान का डिफरेंस कितना आएगा 1। 3 और 2 या 2 और 3, डिफरेंस कितना आएगा 1। 3 और 4, डिफरेंस कितना आएगा 1। यानी एक पैटर्न है, एक ऑर्डर है, तो मैं इसे कह सकता हूँ सीक्वेंस। अब सीक्वेंस निकाल क्यों रहे हो। देखो भाई, सीक्वेंस की मदद से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, कोई भी टर्म। फॉर एग्जांपल, आपको यहाँ पर जस्ट 4 टर्म्स दी हुई हैं, 1 2 3 4, लेकिन अगर मैं पाँचवीं बोलूँ, पाँचवीं निकालें, तो अब आप पाँचवीं भी निकाल सकते हो। कैसे कि भाई ऐसा नंबर आएगा कि जिसमें 4 और उस नंबर के दरमियान का डिफरेंस होगा 1, तो वो क्या होगा, बिल्कुल सही 5। मैं कहूँ एक और टर्म बता दीजिए, तो भी आप बता सकते हो 6। क्यों? क्योंकि डिफरेंस सेम है। तो एक नंबर अगर मैं ऐड करता रहूँगा आगे आगे, तो मेरे पास आगे वाली टर्म आती रहेगी। सही है। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है कैलकुलेशन में, चीज़ों को समझने में। अगर आप पैटर्न पकड़ लो किसी चीज़ का पैटर्न आपको पता चल जाए, तो फिर आप जो है वो आगे होने वाली चीज़ें भी बता सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर जुम्मे को बारिश हो रही है, ठीक है। एक महीने से ऐसा हो रहा है कि हर जुम्मे को बारिश हो रही है और ये 100% हो रही है। तो क्या मैं बोलूँ अगले जुम्मे को होगी? आप बोलोगे हाँ, बहुत हद तक चांस है होगी, क्योंकि हर जुम्मे को बारिश हो रही है। इसीलिए पैटर्न अगर आपको मिल जाए तो वो एक सीक्वेंस हो जाता है, यानी काम रिपीटेशन में हो रहा है, यानी एक पैटर्न के बाद चीज़ रिपीट हो रही है। अब यहाँ क्या पैटर्न है कि 1 के बाद नंबर आ रहा है। फॉर एग्जांपल 1, अगला नंबर कौन सा होगा 2, अगला कौन सा होगा आपको पता है, 1 के बाद 3, 1 के बाद 4, 5, 6, 7। अब ये तो बहुत आसान था, लेकिन अब आगे हार्ड भी होगा, नंबर बड़े बड़े भी यूज़ होंगे। लेकिन अगर आपने पैटर्न पकड़ लिया तो आप पूरी सीक्वेंस को बना सकते हो। अच्छा, याद रखना एक चीज़ और सीख लो। आपके पास दो तरह के सीक्वेंस होंगे, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट वो होंगे जिसमें आपको पता होगा कि इनिशियल वैल्यू कौन सी है और फाइनल वैल्यू कौन सी है, ये फाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट क्या होगा, इनिशियल वैल्यू तो पता होगी, फाइनल वैल्यू नहीं पता। अब देखो ये इनफाइनाइट है। क्यों? क्योंकि आपको देखो पहली वैल्यू तो पता है कि 1 से शुरू हो रहा है, ख़त्म कहाँ हो रहा है ये नहीं पता। ये आप कितना भी बड़ा नंबर लिख सकते हो इसमें जाकर, ठीक है। तो ये याद रखना, फाइनाइट और इनफाइनाइट। अभी सीक्वेंस को डेफिनेशन से भी देख लेते हैं।
एन ऑर्डर सेट, देखो सेट होगा यानी नंबर्स होंगे, हर नंबर दूसरे से अलग होगा, ऑफ नंबर, ठीक है, फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू अ डिफाइंड रूल, इसमें एक रूल होगा, रूल यानी पैटर्न होगा कि फॉर एग्जांपल दो नंबरों के दरमियान का डिफरेंस सेम होगा। दो नंबर से मुराद हमेशा याद रखना कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव से मुराद इसके 2 और 1 के दरमियान, 3 और 4 के दरमियान, 4 और 3 के दरमियान या 3 और 2 के दरमियान। ऐसा नहीं है कि आप 2 को 5 से कंपेयर कर दो, 2 को 5 से डिफरेंस ले लो, अगर ऐसे किया तो फिर तो अलग ही अलग मिलेंगे आपको। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक, सही है। जैसे 1 देख लिया तो 2 को देखो, 2 को देख लिया तो 3 को देखो, ऐसे करके इसको आप क्या कहोगे, सीक्वेंस, और आप आगे इसको पढ़ोगे प्रोग्रेशन भी कहा जाता है इसे। अच्छा, एंड द इंडिविजुअल मेंबर्स आर कॉल्ड, अच्छा जो इसमें मेंबर्स हैं यानी जो नंबर्स हैं उन्हें आप कहोगे टर्म या एलिमेंट। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सही है। अच्छा इसको समझ लो, फर्स्ट टर्म क्योंकि ये पहली पोजीशन पर आ रही है तो इसलिए फर्स्ट टर्म, दूसरी पोजीशन पर आ रही है तो सेकंड टर्म, तीसरी पोजीशन पर आ रही है तो थर्ड टर्म। इसको आप डिफाइन करते हो एन से, इसको ज़रा समझ लो। देखो भाई ये एन क्या है, एन क्या है, पोजीशन ऑफ टर्म, पोजीशन ऑफ टर्म। अच्छा अब पोजीशन ऑफ टर्म से क्या मुराद है, यानी ये 1, ये पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, तो पहली पोजीशन पे क्या टर्म है, और ये ए एन का मतलब है टर्म, ठीक है। देखो यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है टर्म, ए एन क्या है आपके पास, टर्म। तो पहली पोजीशन पे कौन सी टर्म है, दूसरी पोजीशन पे कौन सी टर्म है, तीसरी पोजीशन पे कौन सी टर्म है। अच्छा टर्म निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होगा, ठीक है। मुख्तलिफ सीक्वेंस में मुख्तलिफ ऑर्डर होंगे, जैसे कि यहाँ पर जो ऑर्डर है उसमें डिफरेंस 1 है ना, लेकिन यहाँ पर जो ऑर्डर है यानी यहाँ पर जो पैटर्न है, उस पैटर्न में अगर आप उस पैटर्न को निकालो तो वो पैटर्न क्या निकल रहा है कि डिफरेंस 4 का आ रहा है। फॉर एग्जांपल देखो, अब ये मुझे आप बताना, फॉर एग्जांपल देखो 9 और 5, 9 - 5 4, 13 - 9 4। अब यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा कि जिसको मैं माइनस करूँ 13 से तो 4 हो जाए, बिल्कुल सही 17। अच्छा अब ये 17 तो आपने मतलब पैटर्न पता चल गया था आपको तो आपने निकाल लिया। अब आप ये अगला वाला नंबर भी निकाल सकते हो, इसी तरह से कोई भी नंबर निकाल सकते हो, लेकिन आप चाह रहे हो कि चौथी पोजीशन पे कौन सी टर्म आएगी, चौथी पोजीशन पे कौन सी टर्म आएगी वो निकालना। तो इसके लिए आपके पास फार्मूला भी होगा, फार्मूला आप बना भी सकते हो और आपको बना हुआ भी मिलेगा। इधर मैं आपको फार्मूला बनाना सिखा दूंगा, इधर आपको फार्मूला बनाया मिला है, ठीक है। अच्छा अब बनाया मिला है। अब हमने बोला यहाँ पर चौथी पोजीशन पे 17 आएगा, क्यों, क्योंकि 17 - 3 4 होता है। लेकिन ये सही है या गलत, इसको भी तो चेक करते हैं। देखो बहुत आसान है, आपके पास ये रहा फार्मूला। अब क्या करो, पोजीशन कौन सी है 4, यानी n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 4, तो यहाँ पर n 4, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है चौथी पोजीशन पे कौन सी टर्म है, सही है। ये 4 बता रहा है पोजीशन और a बता रहा है टर्म। फार्मूला क्या है 4 × 4 + 1, तो ये आ रहा है आपके पास 17। देखो ये हो जाएगा आपके पास 16 + 1 तो हो जाएगा 17। तो देखो यहाँ भी हमारे पास 17 आया, यहाँ भी हमारे पास 17 आ रहा था। अब इस फॉर्मूले की मदद से आप किसी भी पोजीशन पर कोई भी टर्म निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ 100 पोजीशन पे कौन सी टर्म आएगी, जो 100 पोजीशन होगी, 1 से लेके 100 जाओगे ना, 100 पोजीशन पे कौन सी टर्म होगी। तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जस्ट क्या करोगे, फार्मूला लगाओगे और आपके पास जो है 100 पोजीशन पर कौन सी टर्म आ रही है पता चल जाएगी। तो ये फार्मूला है, जस्ट n की वैल्यू 100 रखो, मल्टीप्लाई बाय 4 करो तो 400 हो जाएगा, +1 करो तो 401 आ जाएगा। कैसा ज़बरदस्त फार्मूला है ये आपके पास, ठीक है। अब उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी कि n क्या है, पोजीशन, सारी चीज़ें डिफाइन हो गई माशाल्लाह से। चलो अब कोई भी आपसे पूछ लेना सीक्वेंस क्या है तो घबराना मत, बता देना भाई सीक्वेंस आपके पास सेट्स ऑफ नंबर हैं जिसमें हर नंबर अलग अलग होगा, मगर 2 कॉन्जिक्यूटिव, ये वर्ड ज़रूर यूज़ करना, कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक के बाद दूसरा, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर के दरमियान कोई पैटर्न होगा और वो पैटर्न पूरी सीक्वेंस में होगा। देखो 2 के दरमियान 2 और 1 के दरमियान डिफरेंस 1, 6 और 5 के दरमियान डिफरेंस 1,
7 और 6 के दरमियान डिफरेंस 1, हर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के दरमियान डिफरेंस 1 मिलेगा। अगर नहीं मिला तो पैटर्न नहीं है, सही है, यानी फिर ये सीक्वेंस भी नहीं बनेगा। सीक्वेंस होता है ना, आपको पता है भाई, बोलते हैं सीक्वेंस से हो रहा है काम, यानी एक ख़ास पैटर्न के बाद चीज़ रिपीट हो रही है। चलो बात समझ आ गई, यानी एक ख़ास पैटर्न के बाद काम हो रहा है। चलो अब हम बनाते हैं, हमें सीक्वेंस दे दिए, ठीक है। ये सीक्वेंस से कैसे पता चलेगा? दो तरीके से आप पता कर सकते हो। एक तो डिफरेंस लेके देख लो, अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो आप इजीली पहचान जाओगे। लेकिन अगर डिफरेंस भी सेम नहीं आ रहा तो रेशो सेम आ सकता है, ठीक है। रेशो कैसे कि 11 को डिवाइड करा दो 6 से, 16 को डिवाइड करा दो 11 से। हमेशा कॉन्जिक्यूटिव को करना, कॉन्जिक्यूटिव से मुराद इसको इससे करना और इसको इससे करना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं कि पैटर्न है या नहीं, उसके बाद फार्मूला बनाना। अगर पैटर्न ना हो तो फार्मूला बनेगा ही नहीं। फार्मूला क्या बता रहा है आपको कि भाई एक पैटर्न था जिसको देखकर आपने फार्मूला बनाया था। देखो फार्मूला कब बनता है? फार्मूला जब ही बनता है जब आपके पास पैटर्न हो। अगर पैटर्न नहीं होगा तो फार्मूला बनेगा ही नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर फार्मूला जो मैंने बनाया पहली पोजीशन सही दे रहा है, दूसरी पोजीशन भी सही दे रहा है, तीसरी पोजीशन गलत दे रहा है, यानी तीसरी पोजीशन पे आने वाली टर्म गलत दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वो फार्मूला गलत है या इसमें पैटर्न नहीं है। तो फार्मूला हमेशा पैटर्न की वजह से बनता है। तो अगर यहाँ पैटर्न होगा तो फार्मूला बन सकता है, वरना नहीं बनेगा, हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल। देखो 11 में अगर मैं माइनस कर दूँ 6 को तो मेरे पास क्या नंबर आ रहा है? मेरे पास नंबर आएगा 5। इसको डी लिख लो, डिफरेंस 5 आ रहा है। अगर मैं 16 में से 11 माइनस कर दूं तो भी 5 आ रहा है, यानी पैटर्न तो है, पैटर्न पता चल गया। अब फार्मूले की तरफ आता है। देखो भाई फार्मूला इसका कैसे हो सकता है? फार्मूला इसका ऐसे हो सकता है कि an, देखो ये पहली पोजीशन है, ये पहली पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन है, ये तीसरी पोजीशन। अच्छा, अब जो भी फार्मूला मैं बनाऊंगा ना उससे मैं अपनी तीनों पोजीशन वेरीफाई भी करूंगा कि क्या ये फार्मूला सही पोजीशनें बता रहा है, सही टर्म बता रहा है। टर्म का फार्मूला बना रहा हूँ, देखो लिखा हुआ है नोन डाटा सीक्वेंस कैन बी कंस्ट्रक्टेड, सीक्वेंस बनाई जा सकती है फ्रॉम अ फार्मूला। फार्मूले की मदद से भी आप सीक्वेंस बना सकते हो, सीक्वेंस की मदद से भी फार्मूला बना सकते हो। यहाँ सीक्वेंस ऑलरेडी मौजूद थी, मैं फार्मूला बना रहा हूँ, ठीक है। अब फार्मूले की मदद से सीक्वेंस भी बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास 5 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1, ये मेरा फार्मूला बना है। अब क्या ये फार्मूला ठीक है? हम वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले n की वैल्यू 1 रख के सॉल्व कराते हैं। तो अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूँ तो ये आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, तो इसको सॉल्व करने पे मुझे मिला 6। चलो ये बात तो ठीक हो गई, पहला नंबर तो ठीक आ गया। अब अक्सर जब भी बच्चे फार्मूला बनाते हैं ना, पहला नंबर हमेशा ठीक आता है। गलती कहाँ होती है? दूसरे तीसरे नंबर के बाद शुरू होती है। चलो अब 2 रख के चेक करते हैं, n इक्वल टू 2, तो a 2 5, देखो 5 और 1 को तो आप चेंज नहीं कर सकते, जस्ट n को चेंज कर सकते हो। तो 2 आ गया आपके पास और प्लस 1, तो ये हो गया 10 और उसमें प्लस 1 करूँगा तो 11। चलो ये भी ठीक आ रहा है 11, ठीक है, ये भी ठीक आ रहा है। यानी पहला नंबर भी देखो पोजीशन रख रहा हूँ, टर्म निकल रही है मेरे पास। अच्छा, अब मैं n इक्वल टू 3, तो 3 प्लस 1 15 में मैं एक और ऐड करूँगा तो 16, ठीक है। देखो 15 हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 प्लस 1 16। अच्छा, अब देखो मुझे ये पता है कि यहाँ पर कौन सी टर्म आनी है, क्योंकि डिफरेंस 5 का है ना। तो अगर मैं 16 में 5 ऐड कर दूँ तो इसका मतलब है मेरे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। ये तो मैंने पैटर्न की मदद से निकाल ली, लेकिन अब फॉर्मूले की मदद से भी इसे वेरीफाई करते हैं क्या ये ठीक आया है। तो चौथी पोजीशन पे क्या टर्म आनी है ये चेक करते हैं, जो कि मैंने 21 लिखी है। चेक करते हैं ये ठीक है या नहीं। तो an इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 20 और 21, तो ये बिल्कुल ठीक आ रही है। अब ये फार्मूला आपका फाइनल है। जो ऊपर वाली सीक्वेंस है वो इस फार्मूले को फॉलो कर रही है। अब आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, जस्ट n की वैल्यू पोजीशन रखो। फॉर एग्जांपल मुझे अब कमेंट सेक्शन में बताओ कि 6th पोजीशन पर कौन सी टर्म आएगी। अगर समझ गए हो तो बहुत आसान है, 6th पोजीशन पर कौन सी टर्म आएगी। सीक्वेंस समझ में आ गई है, फार्मूला समझ में आ गया कैसे बनाया, ठीक है। फार्मूला कैसे बनाया कि भाई मैंने ये चेक किया कि मैं अगर 5 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 और उसमें ऐड कर रहा हूँ 1 तो मेरे पास टर्म आ रही है, ठीक है। पैटर्न आपने, फार्मूला आपने खुद
समझ के बनाना होगा। फार्मूला बनाने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये काम करना है, नहीं। फार्मूला बनाने के लिए आपने पैटर्न समझना होगा कि भाई 5 का डिफरेंस है तो 5 मैंने रख दिया और फिर उसमें मल्टीप्लाई कर दिया। चलो ये समझ में आ गया, ठीक है। अब ये समझ में आ गया तो फिर तो सारी बात आपको क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट अब समझते हैं ट्रायंगुलर सीक्वेंस। अब देखो ये आपके पास एक ट्रायंगुलर सीक्वेंस है, आपको कैसे पता चला? देखो इस तरह से पता चल रहा है कि इसके अंदर जो पैटर्न है ना वो है ट्रायंगुलर, ट्रायंगल बनना। अब कैसे ट्रायंगल बनेगा? आप कोई भी टर्म उठा लो और उस टर्म को डॉट के बराबर ले लो। फॉर एग्जांपल यहाँ 3 है ना, टर्म में 3 लिखा हुआ है तो 3 डॉट ले लो। तो अगर आप 3 डॉट लोगे तो उन 3 डॉट की मदद से आप ट्रायंगल बना सकते हो। तो ये एक ट्रायंगुलर सीक्वेंस है। फॉर एग्जांपल ये 6 उठा लो, 6 उठाकर आप जो है वो 6 डॉट ले लो। अब जब 6 डॉट बनाओगे तो एक ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आएगा। इसी तरह से 10 उठा लो, 10 डॉट ले लो, 10 डॉट जब आप बनाओगे तो आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आएगा। तो इसमें पैटर्न क्या है कि जो टर्म है उस टर्म को आप डॉट के बराबर ले लेते हो और जब वो डॉट बनाते हो तो एक ट्रायंगल बनता है। ये इसके अंदर पैटर्न है, सही है। मैं इसको बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 1 डॉट उठाया तो ये एक ट्रायंगल तसव्वुर कर लो। अब मैंने 3 डॉट उठाए तो देख रहे हो एक ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है, साफ साफ एक ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं यूँ कर दूँ तो ये लो ट्रायंगल नज़र आ रहा है, ठीक है, नज़र आ रहा है ट्रायंगल। अच्छा अब मैं 6 ले लेता हूँ, 1 2 3, सही है। ये अब 6 है तो 6 डॉट बनाने होंगे, 1 2 3। देखो अगेन ट्रायंगल ड्रॉ हो गया, अगेन आपके पास एक ट्रायंगल ड्रॉ हो गया, ठीक है। चाहो तो डॉट्स को मिला भी सकते हो, अगेन ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। अच्छा अब 10 उठा लेते हैं, अब 10 उठा लेते हैं। अब 10 का मतलब क्या है? 10 डॉट। तो 1 2 करीब करीब बनाते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा जगह चाहिए होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखा आपने क्या हुआ? अगेन एक ट्रायंगल ड्रॉ हुआ। तो ट्रायंगुलर सीक्वेंस में क्या होता है कि आपके पास एक ट्रायंगल ड्रॉ हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल जो है आपके पास ट्रायंगुलर सीक्वेंस के अंदर ड्रॉ हो जाता है। अच्छा मुझे लग रहा है मैंने एक ज़्यादा बना दिया, 1 2 3 4 5 6, हाँ 1 डॉट ज़्यादा बना दिया था, मुझे लग ही रहा था 1 डॉट ज़्यादा बना दिया। 1 2 3 4, अब सही है, ठीक है। तो ये देख रहे हो मैंने जो सीक्वेंस पे टर्म थी, यानी जो टर्म थी उस टर्म को डॉट के बराबर लिया, तो उन डॉट को जब मैंने ड्रॉ किया ट्रायंगल बन रहा है। तो यही आपके पास ट्रायंगुलर सीक्वेंस है। और ये पहचानना बड़ा मज़े की बात होती है, इसको पहचानना बड़ा आसान होता है क्योंकि ये आप सीक्वेंस याद रख लो, जब भी ये आ जाए आपके पास समझ लेना ये ट्रायंगुलर सीक्वेंस दी हुई है, सही है। अच्छा अब ट्रायंगुलर सीक्वेंस आप फॉर्मूले की मदद से भी निकाल सकते हो, वो ये रही। देखो आपने क्या करना है, जस्ट पोजीशन डालनी है और आपके पास सीक्वेंस आ जाएगी। अब ज़रा मैं करके दिखाता हूँ, मतलब आपके पास टर्म आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आप ये वाली टर्म निकालना चाह रहे हो, पहली टर्म निकालना चाह रहे हो, पहली टर्म निकालना चाह रहे हो, ये पहली, बस पोजीशन डालना। तो पहली टर्म पे पोजीशन भी पहली है, ये दूसरी टर्म हो गई, ये तीसरी टर्म हो गई, ये चौथी टर्म हो गई, ये पांचवी हो गई, सही है। अब वेरीफाई करते हैं, मैं पहली टर्म निकालना चाह रहा हूँ तो मैं क्या रखूँगा, n की वैल्यू 1 यानी पोजीशन 1 रखूँगा। तो अब देखते हैं कि 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2 और ये डिवाइडेड बाई 2 से 2 कैंसिल, तो n1 = 1, यानी पता चल रहा है कि फर्स्ट पोजीशन पर आपके पास जो टर्म आ रही है वो 1 है। देखो यही बात है। अच्छा चलो ये तो आसान था, 5th पोजीशन पे प्रूफ करके देखते हैं क्या 5th पोजीशन पे भी प्रूफ हो रहा है। अगर 5th पोजीशन पे प्रूफ हो गया यानी ये बिल्कुल ठीक है। तो n की वैल्यू आपने रख ली 5, तो a5 = 5, 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया आपके पास 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 2, ठीक है। तो ये आता है 2 के टेबल में 1 पर, ये आता है 3 पर, तो 5 × 3, तो ये आपके पास आ रहा है 15। तो देखो बिल्कुल सही आया, ठीक है, बिल्कुल सही आया। 5th पोजीशन पे टर्म 15 है। तो ये थी आपके पास ट्रायंगुलर सीक्वेंस। याद रखोगे ना ट्रायंगुलर सीक्वेंस को कैसे पहचानना है कि जो टर्म दी हुई है उस टर्म को डॉट के बराबर ले लो। अब जब वो डॉट ड्रॉ करोगे ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आएगा, यही इसके अंदर पैटर्न है। अच्छा अब देखो यहाँ पर अगर मैं 7 ले लूँ, 7 से ट्रायंगल नहीं बनेगा,
वो अलग शेप बन जाएगी, ठीक है। और देखो ट्रायंगल बन रहा है तो एक चीज़ आप नोट करो, हो क्या रहा है, 1 और फिर नीचे एक ज़्यादा है 1 2, नीचे एक और का इजाफा हो गया 1 2 3, नीचे एक और का इजाफा हो गया 1 2 3 4। तो ऐसा नहीं कर सकते कि आपने 1 2 3 यूज़ किया और नीचे 1 2 3 अगेन यूज़ कर लो, नहीं, नीचे एक का इजाफा होना चाहिए 1 2 3 4, सही है। तो इसको उतार लो अपने पास, मैं साइड में हो जाता हूँ, इसको अच्छी तरह कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब हम अपने आगे के टॉपिक पढ़ते हैं इसके अंदर। तो स्टूडेंट अब जो है मज़ीद फर्दर आगे बढ़ते हैं, और अब जो टॉपिक शुरू हो रहे हैं ना वो तो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले पढ़ते हैं फैक्टोरियल सीक्वेंस। देखो भाई, जो आप फैक्टोरियल लेते हो ना उसमें भी एक सीक्वेंस होता है, और वो सीक्वेंस क्या होता है कि हर नंबर मतलब एक और दो नंबरों के दरमियान का डिफरेंस आपके पास सेम होता है। उसमें भी ये चीज़ आप अगर देखो तो आपको पता चल रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 3 का फैक्टोरियल ले रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। लेकिन अगर मैं डिफरेंस लूँ, जो मेरा कॉन्जिक्यूटिव टर्म है उसका डिफरेंस लूँ, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, तो क्या आ रहा है 1, 2 माइनस 1 1। तो यानी फैक्टोरियल जो आप ले रहे हो वो भी एक सीक्वेंस है, उसके अंदर पैटर्न है, और वो पैटर्न क्या है कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म के दरमियान का डिफरेंस 1 है, याद रखना। अभी मैंने आपको दिखा भी दिया, तो ये लिखा हुआ भी है, इन मैथमेटिक्स द फैक्टोरियल ऑफ अ नॉन नेगेटिव नंबर डिनोटेड बाय n। अच्छा, आप नॉन नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल ले रहे होते हो, कभी आपने देखा है कि -3 का फैक्टोरियल? नहीं, फैक्टोरियल में आप पॉजिटिव नंबर को जो है वो यूज़ कर रहे होते हो या यूटिलाइज कर रहे होते हो, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब मैं आपको फैक्टोरियल लेके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। वो आपसे बहुत कम ही पूछा जाता है लेकिन अक्सर पूछ लेता है, मतलब ज़्यादा नहीं पूछते ये अक्सर पूछ लेते हैं, कह दिया मैंने। अच्छा, अब पढ़ाते हैं 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, फैक्टोरियल ऑफ 5। तो ये आप इस तरह से लिख दो, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सही है। अब आपने क्या करना है, 5 को मल्टीप्लाई करो 4 में, 4 को मल्टीप्लाई करो 3 में, 3 को मल्टीप्लाई करो 2 में, तो ये इक्वल टू आपके पास आएगा 120, सही है। अगर आपको कभी बोल दिया जाए 5 का फैक्टोरियल लें तो आप इस तरह से ईजी तरीके से उसको ले सकते हैं। अच्छा, अब इसके लिए एक फार्मूला भी आता है, वो फार्मूला भी पढ़ा देता हूँ ताकि आपका डाउट और क्लियर हो जाए। अच्छा, अब ये एक फार्मूला है, फॉर एग्जांपल डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल मौजूद है, तो क्या करना है आपने कि जहाँ तक उन्होंने फैक्टोरियल को खोलने का कहा है, यानी n इक्वल टू 4, तो आप ऐसे करोगे, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, सही है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, अब इसी तरह आगे भी चल सकता है ये। अच्छा चलो, फैक्टोरियल समझ में आ गया, इसकी सीक्वेंस समझ में आ गई। अब पास्कल सीक्वेंस पढ़ते हैं स्टूडेंट, अब पढ़ते हैं हम पास्कल सीक्वेंस। देखो पास्कल सीक्वेंस आपके पास कैसे निकलेगी, पहले आपको बनाना पड़ेगा पास्कल ट्रायंगल। तो जब आप पास्कल ट्रायंगल बना लोगे तो उसके बाद आपके पास आएगी पास्कल सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल, पास्कल ट्रायंगल आप सबको बनाना आता होगा, हमने पढ़ा था इसे कि a प्लस बी की पावर 5 है। तो अब आप इससे किस तरह से पास्कल ट्रायंगल बनाओगे ये मैं आपको सिखाता हूँ, फिर उससे पास्कल सीक्वेंस निकालना सिखाता हूँ। देखो सबसे पहले आप रख लो यहाँ 1 का मतलब क्या है कि a प्लस बी की पावर 0, सही है। इसी तरह से आप नीचे ऐड करते जाओगे, नीचे आप बनाते जाओगे और वो 0 में ऐड होता जाएगा आगे। सर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया 1 और 1, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी की पावर 1, सही है। ये आ गया आपके पास 1 और इन दोनों को ऐड किया तो मैंने 2 और ये 1, तो यहाँ क्या हो गया a प्लस बी की पावर 2। तो इस तरह से बनता है आपके पास पास्कल ट्रायंगल, ठीक है। कि पहले आप 1 लिखते हो, फिर उस 1 और 1 को एज इट इज उतार देते हो, फिर 1 यहाँ पर उतर जाता है बाउंड्री पर, फिर इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखते हो, फिर 1 यहाँ उतर जाता है, और इस तरह ये पावर एक एक करके बढ़ती रहती है आगे। अच्छा देखो 1, ठीक है 1, अब देखो ये दोनों ऐड हुए 3, ये दोनों ऐड हुए 3 और ये 1 एज इट इज उतर गया, तो ये हो गया a प्लस बी की पावर 3, सही है। ये हो गया आपके पास 1, ये हो गया आपके पास 4, ये हो गया आपके पास 6, ये हो गया आपके पास 4, ये हो गया आपके पास 1, तो a प्लस बी की पावर 4, सही है। ये हो गया आपके पास 1, ये हो गया आपके पास 5, ये हो गया आपके पास 10, ये हो गया आपके पास 10। देखो इन दोनों को पहले ये 1 एज इट इज उतार लिया, फिर इन दोनों को ऐड करके बीच में लिख दिया, फिर इन दोनों को ऐड करके बीच में,
फिर इन दोनों को ऐड, फिर इन दोनों को ऐड करके बीच में, और ये 1। थोड़ा सा आगे कर देते हैं, थोड़ा सा आगे लिख देते हैं ताकि, तो ये हो गया a प्लस बी की पावर 5। अब देखो सीक्वेंस कैसे निकलेगा, ये क्या है, जस्ट 1 है, ठीक है, तो यहाँ 1 लिख दो, इसको मैं सीक्वेंस बना रहा हूँ। अब ये दो, इन दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा, 2, ठीक है, तो ये 2 लिख दो। अच्छा, अब इन सबको ऐड करो, इस तीसरी वाली लाइन में जितने भी मौजूद हैं, तीसरी वाली रो में जितने भी कोएफिशिएंट मौजूद हैं उन्हें ऐड करो, 1 3 4, ठीक है, तो ये आ गया 4। अब इन सबको ऐड करो, 1 3 4 10, ठीक है, सॉरी 1 3 4 4 3 आपके पास 7, और ये हो गया आपके पास 8, ठीक है, तो ये 8 आ गया। अब ये देखो सीक्वेंस निकल रही है आपके पास। अच्छा, ये हो गया 5 में मैंने ऐड किया 6 11 में मैंने ऐड किया 4 15 और 16। अच्छा, 6 और 6 में मैंने ऐड किया 10 16, और ये हो गया आपके पास 26 में मैंने ऐड किया 5, कितना हो गया मेरे पास, मेरे पास हो गया 31, और 31 में मैंने ऐड किया तो 32। तो ये आपके पास आ गई क्या, ये आ गई आपके पास सीक्वेंस। तो इस तरह से निकलती है आपके पास पास्कल सीक्वेंस। समझ में आई पास्कल सीक्वेंस। अब अगर छठी, अगर आप एक a प्लस बी की पावर 6 कर दो तो ये एक और आ जाएगा, ये एक और आ जाएगा, ये एक और आ जाएगा, इस तरह आते रहेंगे, सही है। अच्छा, अब देखो पास्कल सीक्वेंस में कॉमन रेशो सेम होता है। कॉमन रेशो कैसे निकालते हो, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को आपस में डिवाइड करा के, लेकिन याद रखना आगे वाली जो टर्म है वो न्यूमरेटर में रहेगी, पीछे वाली टर्म डिनोमिनेटर में रहेगी। मैं करके दिखाता हूँ। r इज इक्वल टू R2 माइनस R1, ये 2 जो है वो R2 है, 1 जो है वो R1 है, तो क्या आएगा आपके पास 2 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। और याद रखना कॉन्जिक्यूटिव यानी एक के बाद दूसरी। अब इसको कर लो, तो R3 यानी R4, बल्कि इसको कर लो 4 डिवाइडेड बाई 2, तो R3 डिवाइडेड बाई R2, तो 4 डिवाइडेड बाई 2, आप देख रहे हो अगेन 2। तो कॉमन रेशो का सेम आने का मतलब क्या है, यहाँ लिख लो कॉमन रेशो। इसका मतलब है कि आप एक को दूसरे से डिवाइड कर रहे हो तो आपको सेम चीज़ मिल रही है। अब ये कर लो कि R4, और कॉमन रेशो को 8 से डिनोट किया जाता है, R4 डिवाइडेड बाय R3। आप देख रहे हो कि मैं पहले आगे वाली रख रहा हूँ फिर पीछे वाली, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद दूसरी, इसको याद रखना कॉन्जिक्यूटिव। तो 8 डिवाइडेड बाय 4 अगेन 2। इसी तरह से आप 16 डिवाइडेड बाय 8 करो 2, 32 डिवाइडेड बाय 16 करो तो भी 2 आएगा, सही है। तो देख लो कॉमन रेशो, तो यही होता है आपके पास पास्कल सीक्वेंस। पहले आपको पास्कल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, फिर उनके कोएफिशिएंट्स को ऐड करना पड़ेगा, और फिर जो सीक्वेंस निकलेगी वो पास्कल सीक्वेंस होगी। पास्कल ट्रायंगल इज़ अ triangular arrangement of number which represent the coefficients of the expression of power of binomial like। अब देखो like का मतलब इस तरह से, ये कह ये रहे हैं कि पास्कल ट्रायंगल का आप इस्तेमाल करते हो बाइनोमियल को सॉल्व करने के लिए, और उसमें a प्लस बी होता है, यानी जो कोएफिशिएंट a प्लस बी होता है और उसके अंदर एक पावर होती है, पावर ये रही, और उस पावर की मदद से आप कोएफिशिएंट बनाते हो, जो कि अभी हमने बनाए, आपने देखा ना। अच्छा, अब आपको a बी, ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ये आपको बनाने आते हैं, इसमें ए बी को ऐड करना, लेकिन अभी हमारा ये टॉपिक नहीं तो मैं इसको नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। तो इसको लिख लेना अपने पास, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी। अब आपके पास आसान चीज़ें शुरू हो गई हैं जो आप बहुत बार पढ़ चुके हो, अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहा जाता है इसे। एग्जामिनर कह दे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताएं तो घबराना मत, अरिथमेटिक सीरीज़ की ही बात कर रहे होंगे वो, ठीक है, अरिथमेटिक सीक्वेंस की बात कर रहे होंगे वो। चलो उसे देख लो। A sequence in which each term is formed by adding a fixed number, वो सीक्वेंस जिसमें आप आगे वाली टर्म निकाल सको एक ख़ास नंबर ऐड करके, ऐसी सीक्वेंस को अरिथमेटिक सीक्वेंस कहा जाता है। अगर आसान लफ्ज़ों में कह लूँ, ऐसी सीक्वेंस जिसमें कॉमन रेशो सेम हो, सॉरी ऐसी सीक्वेंस जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो, वो आपके पास एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। कैसे, ज़रा देखो, डेफिनेशन के मुताबिक भी बता दूंगा अभी। 5 डिवाइडेड बाय 2, बिल्कुल सही। इसको निकालने के लिए ऐसे करते हैं कि A2 माइनस A1, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव, हमेशा कॉन्जिक्यूटिव,
यानी ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 करना। तो 5 माइनस 3, 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 5 3, 11 माइनस 8 3, यानी देख रहे हो 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। अच्छा, अब आपके पास 2 है। अब डेफिनेशन के मुताबिक क्या कह रहे हैं, अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज फॉर्म्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। अब आपके पास है 3, अब 2 में 3 ऐड करोगे 5, 5 में 3 ऐड करोगे 8, 8 में 3 ऐड करोगे 11, 11 में 3 ऐड करोगे 14। तो ऐसी सीक्वेंस जो एक ख़ास नंबर को ऐड कर कर आपके पास आगे बनती रहे, उस सीक्वेंस को कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। और इसके अंदर कभी भी आपको सीक्वेंस पहचाननी है ना कि ये अरिथमेटिक है या नहीं, तो कॉमन रेशो निकाल लो, कॉमन डिफरेंस निकाल लो। अगर कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आ रहा है सबका, तो इसका मतलब है सीक्वेंस अरिथमेटिक है। ठीक है, जैसे देखो मैंने, और याद रखना, बार बार कह रहा हूँ भाई, इसके अलावा ये समझ में नहीं आएगी बात कि कॉन्जिक्यूटिव, एक के बाद दूसरा, यानी 5 में 2 को माइनस करना, ऐसा नहीं है 5 से 3 को माइनस कर रहे हो या 5 से 11 को माइनस कर रहे हो, नहीं, 5 आगे है, उसके पीछे वाला नंबर उससे माइनस करो, 8 है, 8 के पीछे वाला नंबर उससे माइनस करो, 11 है, 11 के पीछे वाला नंबर उससे माइनस करो। ऐसे करोगे तो जो सीक्वेंस निकलेगी और जो सीक्वेंस होगी वो अरिथमेटिक होगी, अगर सब का डिफरेंस सेम आ रहा है। और देखो सब में डिफरेंस 3 का निकल रहा है। अच्छा, अब देखो कोई भी टर्म निकालना चाहते हो आप, अभी तो आपको यहाँ पे दी हुई है लिख के, लेकिन अगर कोई भी टर्म निकालना चाहते हो आप अरिथमेटिक सीक्वेंस में, तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला ये रहा कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। सही है। अब इसी को एक सवाल कर भी लेते हैं। ठीक है, कहते हैं फाइंड द 10th टर्म, 10वीं टर्म पता करो ऑफ द सीरीज गिवन अबव, या ऑफ द सीक्वेंस कह लो, सीरीज नहीं है ये, सीक्वेंस, ऑफ द सीक्वेंस गिवन अबव। देखो यहां पर आपको कितनी टर्म्स दी हुई है, 4, 1 2 3 4, मगर ये बोल रहे हैं 10वीं टर्म क्या होगी, ये बताओ 10th पोजीशन पे टर्म क्या होगी। देखो 10वीं टर्म से मुराद है, जब ये टी एच लिखा हुआ ना, इसको मतलब ये समझ लेना कि ये एन की वैल्यू है। वैसे रटने की जरूरत नहीं है, आपको ये बात पता भी है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये ए की वैल्यू क्या है, देखो ए का मतलब है A1, यानी पहली टर्म क्या है, ए टर्म, और 1 पहली पोजीशन पे टर्म क्या है, तो पहली पोजीशन पे टर्म आपको नजर आ रही है 2 है। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस जो अभी हमने निकाला, और वो क्या आ रहा था आपके पास 3। अच्छा, एन आपने निकाल लिया, अब सब तो निकल गया, जस्ट फॉर्मूला में पुट कर लो। तो ए 10 इज इक्वल टू 3 प्लस 10 माइनस 1 और 3, तो 3 प्लस 9, 3 प्लस, तो ये हो गया कितना 27, और ये हो गया 30 आ रही है वैसे तो। ठीक है, 30 आ रही है, चेक करते हैं कि 30 है या नहीं है। तो 3 प्लस मल्टीप्लाई बाय 3, हाँ 30 आ रही है। ठीक है, तो समझ में आया, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस समझ में आई। आसान सीक्वेंस थी, इसलिए बहुत ज़्यादा मैंने इसे एक्सपेंड, मतलब बहुत ज़्यादा इसे वो नहीं किया। अच्छा 30 नहीं आ रही है, अच्छा 30 नहीं आ रही, हमसे एक गलती हो रही है, वो गलती यहाँ पर है कि देखो यहाँ पर मुझे 2 कहा हुआ है ना, मैंने उसे 3 कैसे रख दिया, 29 आ रही है। ठीक है, 29 आ रही है, अब सही है। पहले गलती ये हुई है कि जस्ट मैंने जो है ना वो ए को 3 रख दिया था गलती से, अब सही है, एक नंबर ज़्यादा था। ठीक है, समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे चलते हैं और आगे की चीज़ों को पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब पता करते हैं अरिथमेटिक मीन, और उसके बाद अरिथमेटिक सीरीज़ और ज्योमेट्रिक सीरीज़। देखो ये चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो जस्ट रिवीजन है, लेकिन अच्छी फॉर्म में रिवीजन करेंगे ताकि आपको बात भी याद रहे। देखो भाई, अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या है कि अगर आपके पास 3 नंबर हैं, तो उन 3 नंबरों में से जो बीच वाला नंबर है वो आपके पास अरिथमेटिक मीन है। सही है, देखो सिंपल है, जो आपके पास 3 नंबर है ना, उन 3 नंबरों का बीच वाला नंबर होगा वो आपका अरिथमेटिक मीन कहलाएगा। जैसे यहाँ देखो आपके पास 3 नंबर हैं, 1 2 3, अब 3 नंबरों में से बीच वाला नंबर क्या कहलाएगा, अरिथमेटिक मीन। इस नंबर को आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला।
a प्लस बी अपॉन 2 की मदद से। अब चलो और चेक भी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो है वो आपके पास a है, पहला नंबर जो होगा वो a होगा और आखिरी नंबर जो होगा वो b होगा। अब क्या करोगे आप, 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 5। तो देखा, जो चीज़ आपको वैसे देख के पता चल रही थी वही फॉर्मूले से भी पता चल रही है कि 3 नंबरों के बीच में जो नंबर है वो आपके पास जो है वो मीन है, अरिथमेटिक मीन कहलाएगा ये आपके पास। अच्छा, अब इसके आगे पढ़ते हैं, और देखते हैं यहाँ पर आगे कैसे होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि दो नंबरों के दरमियान बहुत सारे नंबर हों। फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए बात कर लेते हैं कि आपके पास है 2 और इनके दरमियान बहुत सारे नंबर मौजूद हैं 10। अब कैसे निकालोगे, अभी तो दो नंबरों के दरमियान बहुत सारे नंबर हैं, पहले तो दो नंबरों के दरमियान एक नंबर था तो आपने लगा लिया a प्लस बी अपॉन 2, लेकिन अब तो बहुत सारे नंबर हैं। अब क्या करोगे, अब आप एक फार्मूला लगाओगे a प्लस बी मतलब a प्लस एन बी मल्टी डिवाइडेड बाय n प्लस 1। फिर से बताता हूँ, a प्लस एन मल्टीप्लाई बाय b डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप दो नंबरों के दरमियान अगर बहुत सारे नंबर भी लाई कर रहे हैं तो वो आप निकाल सकते हो। कोई घबराने या परेशान होने वाली बात यहाँ पर नहीं होगी। सही है। अच्छा चलो समझ गए ना। अब n क्या है, फॉर एग्जांपल आपको पहला नंबर निकालना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो a और b तो फिक्स रहेगा, n की वैल्यू को तब्दील करते रहना। जैसे n की वैल्यू 1 हो गई, n की वैल्यू 2 हो गई, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 5। सही है। अच्छा चलो अब आगे चलते हैं। अब जैसे कि आप पहला नंबर निकालो तो यहाँ पर n इक्वल टू 1 रख लो और a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 10 और 1 प्लस 2 आपके पास आ जाएगा आगे। अच्छा, अब सीरीज़ क्या होती है, देखो सीरीज़ में ये होता है कि जो भी आपके पास सीक्वेंस होता है ना उसको आप ऐड कर देते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इनको ऐड करूं तो क्या बनेगा मेरे पास बनेगा, कैलकुलेटर से कर लेते हैं, 8 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 24। तो क्या हुआ, 24 आ रहा है। तो सीरीज़ में क्या होगा कि जो आपको सीक्वेंस में एलिमेंट देंगे ना उसको आप ऐड कर लोगे और उसका सम जो बताओगे उस सम को कहा जाएगा अरिथमेटिक सीरीज़। तो अभी जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास कितना आया, 24। ठीक है, 24 आया, सम आया ये मेरे पास, इस सीक्वेंस का सम आया 2 से लेके 9 तक। लेकिन आप यही काम फॉर्मूले की मदद से भी कर सकते हो। अभी तो कम नंबर थे और आपने देखा होगा जब मैंने किया तो मुझे फार्मूला लगाना पड़ा और मुझे कैलकुलेटर उठाना पड़ा। लेकिन मैं अगर फार्मूला लगा दूं तो बहुत सारे नंबर भी हों, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 से लेके 1000 तक भी नंबर हो मेरे पास, तो भी मुझे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मुझे कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए और मैं अपना निकाल लूँगा, सम निकाल लूँगा। ठीक है, ये फार्मूला आपने याद रखना है। ये अरिथमेटिक सीरीज़ में सम निकालने का फार्मूला है। समझ गए ना। अरिथमेटिक सीरीज़ क्या है कि भाई आप सम निकाल रहे हो, जितने भी नंबर आपको दिए हुए हैं पहले से लेकर जहाँ तक भी आप जाना चाह रहे हो वहाँ तक का सम निकालते हो आप अरिथमेटिक सीरीज़ में, और इसमें ऐड हो रहा होता है, देखो बीच में ऐड हो रहा है। चलो अब इसी को फॉर्मूले से करने की कोशिश करते हैं, क्या हमारा नंबर सेम आ रहा है या नहीं, इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये दूसरा फार्मूला भी बताऊंगा, पहला फार्मूला देख लेते हैं। अच्छा, n क्या है, n आपके पास देखो, n आपके पास पोजीशन है, ये पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन, ये तीसरी, चौथी। तो चौथी पोजीशन तक आपने जाना है, n इक्वल टू 4। a क्या है, पहले वाला जो आपके पास नंबर है वो a है, a कह लो या a1 कह लो, तो ये 3 आ रहा है। अच्छा, उसके बाद n निकाल लिया। d क्या है, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, d इक्वल टू a2 माइनस a1। अच्छा, ये सीरीज अरिथमेटिक की ही है तो घबराना मत, 2 आ रहा है, देखो हर दो कॉन्जिक्यूटिव के दरमियान का डिफरेंस 2 आ रहा है, 2 आ गया। अब फॉर्मूला लगा दो, तो s अब 4 तक जाना है, मैंने 1 से लेके 4 तक, तो इसलिए यहाँ 4 लिखा है। ठीक है, और 4 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पर आ गया आपके पास
2 आ गया और 2 डिवाइडेड बाय 3 आ गया, देखो 3 दिया हुआ, और प्लस हो गया 4 माइनस 1 हो गया और आपके पास 2 हो गया। चलो बस अब इसे सॉल्व कर दो। S4 इज इक्वल टू 2, ये हो गया आपके पास 6 प्लस, और ये हो गया आपके पास कितना 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हो गया। तो 6 प्लस 6 कितना होता है आपके पास 12, तो 12 आ गया, ये 12 आ गया, और आपने जस्ट इसे किया तो 24। देख लो, जो आप फार्मूले से कर रहे हो और जो आपने मैनुअली किया वो दोनों सेम आया। अब बार बार बच्चे फिर ये कहते हैं सर जब हम मैनुअली कर सकते हैं तो फिर हम फार्मूला क्यों लगा रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, अब 1 से लेकर 50 तक के नंबर, 1 से लेकर 50 तक की पोजीशन में जो नंबर आ रहे हैं उनका सम निकाल के दिखाओ। फॉर एग्जांपल इसके अलावा और भी नंबर आ रहे होंगे, अब ये 50 है, अब सम निकाल के दिखाओ मैनुअली, तो आपको आधा घंटा लग जाएगा ये काम करने के लिए, और अगर एक भी नंबर गलत डाला तो आंसर गलत आ जाएगा, है ना। लेकिन अब कोई मसला नहीं है, अब आप फॉर्मूले की मदद से निकाल लो, बिल्कुल सही आएगा। क्या करो, n की वैल्यू यहाँ पे 50 कर दो, 50 तक जाना है ना 1 से लेके, तो बस अब निकाल लो, अब आपका बिल्कुल सही आएगा। मगर ये फार्मूला जब भी लगेगा जब आपके पास सीरीज़ अरिथमेटिक हो, सही है, कोई और सीरीज़ में नहीं लगेगा ये। अरिथमेटिक कैसे पहचाननी है, कॉमन डिफरेंस है। अच्छा, अब अगर आपको लास्ट टर्म मौजूद है, आपके पास लास्ट टर्म पता है आपको, फॉर एग्जांपल यहाँ मुझे लास्ट टर्म पता थी कि वो 9 है, तो अब मैं इतना बड़ा काम नहीं करूँगा, जस्ट ये फार्मूला लगा लूँगा। ये वाला फार्मूला भी लगा के दिखा देता हूँ आपको, यहाँ कर लेते हैं। S4 तक जाना है हमें, ठीक है, तो 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। देखो लास्ट टर्म हमें पता है, ये वाली हमारी लास्ट टर्म है, तो A कितना है 3 प्लस 9, अब कर लो, अब भी सेम आएगा। तो देखो S4 इज इक्वल टू 2, ये 12 हो गया, ये आ गया 24। देखा दोनों फॉर्मूले से सेम क्यों आया, क्योंकि देखो आप चाहो तो अगर लास्ट टर्म पता है तो जस्ट ये फॉर्मूला लगा लो, कैलकुलेशन बहुत कम करनी पड़ेगी। अगर लास्ट टर्म नहीं पता, जस्ट पोजीशन पता है, तो पोजीशन पता है तो ये वाला लगा लो, ठीक है। अब ये आपको अपने दिमाग में बात रखनी होगी, इसको लिख लेना अपने पास। अरिथमेटिक पे बात हो गई, अब अपनी सेकंड लास्ट सीरीज करते हैं जो कि है ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में आपको क्या सेम देखने के लिए मिलेगा, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में आपको जो है वो रेशो सेम देखने के लिए मिलेगा। दो नंबरों के दरमियान का रेशो हमेशा सेम होगा, जो मैंने पीछे भी बताया था आपको, पास्कल ट्रायंगल, पास्कल सीक्वेंस में। फॉर एग्जांपल 6 डिवाइडेड बाय 2 3, इसको आप कहते हो R, रेशो को कहते हो आप, कॉमन रेशो को कहते हो, कॉमन रेशो को आप कहते हो R, और ये आप करते हो R2 माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1। याद रखना इसमें भी कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक के बाद दूसरा। फॉर एग्जाम्पल रेशो अगर आपने चेक करना है तो आप ऐसे करोगे, 6 डिवाइडेड बाय 2, 18 डिवाइडेड बाय 6, 54 डिवाइडेड बाय 18। आप ऐसे नहीं कर सकते कि 2 डिवाइडेड बाय 18 या 18 डिवाइडेड बाय 2, नहीं, दो आस पड़ोस वाले नंबरों को यूज़ करोगे आप, सही है। चलो आओ करके दिखाता हूँ। देखो 6 डिवाइडेड बाय 2 आप सबको पता है 3 आता है, 6 डिवाइडेड बाय 2 आप सबको पता है 3 आता है, सही है। अब देखो 18 डिवाइडेड बाय 6 तो भी आपके पास 3 आ रहा है, 54 डिवाइडेड बाय 18 तो भी आपके पास 3 आ रहा है। तो जब इस तरह से आपके पास रेशो सेम आने लग जाएंगे तो इसका मतलब है जो सीक्वेंस गिवन है वो अरिथमेटिक है, वो ज्योमेट्रिक है, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक की यहाँ डेफिनेशन थोड़ी सी अलग लिखी हुई है। देखो वो कह रहे हैं कि अगर आप सीक्वेंस बनाना चाह रहे हो ना ज्योमेट्रिक, तो एक फिक्स नंबर आपको पता होना चाहिए। वो फिक्स नंबर क्या है, वो आपका कॉमन रेशो है। अगर आपको कॉमन रेशो पता है तो अगर आप पहले नंबर के साथ वो मल्टीप्लाई करते रहो, पहले नंबर के साथ फिर दूसरे फिर तीसरे, तो आपके पास सीक्वेंस बन जाएगा। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा अलग करके लिखा हुआ है, इसे पढ़ते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन निकालने का कह दें तो भी वो ज्योमेट्रिक सीरीज की बात कर रहे हैं। इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर वेयर ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो टर्म इज फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस वन बाय फिक्स नॉन जीरो नंबर। समझ रहे हो? देखो फॉर एग्जाम्पल इसकी मैं सीक्वेंस बना के दिखाता हूँ डेफिनेशन के मुताबिक। डेफिनेशन के मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि आपको पहले नंबर पता है, ठीक है पता है, आप पहले नंबर के साथ एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई कराएं। वो फिक्स नंबर आपने ले लिया 3, आपके पास दूसरा नंबर आ जाएगा।
जो कि आप 3 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करके ला रहे हैं। अब जो तीसरा नंबर आ रहा है ना, उसके साथ भी प्रीवियस वाला फिक्स नंबर मल्टीप्लाई कराएं। तो इस तरह से जो सीरीज़ बनाओगे आप, वो ज्योमेट्रिक होगी। बना के दिखाता हूँ। देखो 2 एज इट इज लिख दिया, सही है। अब इसके साथ मैंने 3 को मल्टीप्लाई कराया, 6 आ गया। अब प्रीवियस जो फिक्स नंबर मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई कराया था, वही मैंने 6 के साथ मल्टीप्लाई कराना है, तो 18 आ गया। जो मैंने 6 के साथ कराया था वो मैंने 18 के साथ भी कराना है, तो मेरे पास 54 आ गया। करके चेक कर लो, इस तरह से ये सीरीज निकलती है, सही है। इसमें आपको पैटर्न पता चल गया। अच्छा, अब आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। कोई भी टर्म, वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला ये रहा आपके पास, वो फॉर्मूला ये रहा, an इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1। फॉर एग्जाम्पल n क्या है? पोजीशन, r क्या है? कॉमन रेशो, और a क्या है? फर्स्ट टर्म। लिखा हुआ भी है आपके पास, लिख लो चाहे लिखना चाहो तो। a जो है वो आपके पास फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म। अच्छा, अब फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है? देखो 2 दिया हुआ है। अच्छा, पोजीशन क्या है? 1 2 3 4। चौथी पोजीशन पे क्या आएगा ये बता दो, प्रूफ भी हो जाएगा कि ये फॉर्मूला ठीक है या नहीं। 54 आना चाहिए, हमें पहले से पता है, लेकिन फॉर्मूले से चेक करते हैं। r क्या है आपके पास? 3, बाकी सब निकाल लेते हैं। तो a n आपके पास क्या है? 4, पोजीशन 4 है ना, तो 2 3 4 -1, 2 3 3। अच्छा, 3 की पावर क्यूब होती है 27, कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो। 27 मल्टीप्लाई बाय 3, 27 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, तो ये आएगा आपके पास 54। देखा आपने कैसा एक्यूरेट आंसर आया? देखो चौथी पोजीशन पे 54 आ रहा था, आपका भी 54 आया। तो ये फॉर्मूला है पोजीशन, मतलब टर्म निकालने का। जस्ट आपको पोजीशन पता होगी और ए और आर पता होगा, आप निकाल सकते हो। चलो, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको अपने पास उतार लो, कॉपी में नोट डाउन करो। चलो आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट, अब पता करते हैं ज्योमेट्रिक मीन और ज्योमेट्रिक सीरीज़ को। ठीक है, आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बात समझ में आ जाएगी। देखो भाई, अरिथमेटिक समझ में आ गई है तो ज्योमेट्रिक भी आसान है। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या है कि ऐसी आपके पास सीक्वेंस है जो कि है ज्योमेट्रिक है, तो उन 3 नंबरों के दरमियान में जो नंबर है वो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सीक्वेंस है, जैसे कि यहाँ पर ये ले लो कि AGB, ये सीक्वेंस ज्योमेट्रिक है। अच्छा, तो फिर जो बीच वाला नंबर होगा वो ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा। अरिथमेटिक सीक्वेंस था तो बीच वाला जो नंबर था वो अरिथमेटिक मीन कहला रहा था, लेकिन अब सीक्वेंस ज्योमेट्रिक है तो फिर जो बीच वाला नंबर है वो अरिथमेटिक नहीं बल्कि ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा। सही है। अब इसको निकालने का फॉर्मूला भी बताता हूँ। इसको निकालने का फॉर्मूला है G प्लस माइनस होल रेडिकल AB। अब AB क्या है? पहली वाली जो टर्म दी हुई है वो A है और लास्ट वाली जो दी हुई है B है। अब यहाँ पर एक छोटा सा सवाल दिया हुआ है आपको, 3 और 6, 3 और 6 के दरमियान आपने ज्योमेट्रिक मीन निकालनी है, यानी 3 और 6 के दरमियान एक नंबर लाया कर रहा है, उस नंबर को आपने निकालना है। तो चलो आओ निकालते हैं। A आपके पास क्या है? 3, B आपके पास क्या है? 6। चलो प्लस माइनस। अब A क्या है आपके पास फॉर्मूले के मुताबिक? 3 और B क्या है? 6। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो आपको आंसर मिलेगा 2/3, 2 3 या ऐसे कुछ मिलेगा। आओ करके देखते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2, 3 स्क्वायर रूट 2। देखा आपने? अब ये वो नंबर है जो 3 और 6 के दरमियान में था, प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। सही है। तो ये जो नंबर है ये आपके पास क्या है? ये ज्योमेट्रिक मीन है। समझ में आ गया? बस इसी चीज़ को कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन। लेट G बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन, G जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है किसके दरमियान? A एंड B। A और B है, इसके दरमियान जो नंबर है वो ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा, यानी मिडल वाला नंबर ये कह लो एक तरह से। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि ज्योमेट्रिक मीन बहुत सारे हों, यानी 2 नंबरों के दरमियान बहुत सारे नंबर आ रहे हों। यहाँ तो 1 आ रहा था, अगर 1 आ रहा था तो ये फॉर्मूला लगा लेना, लेकिन अब 3 और
235, इसके दरमियान बहुत सारे नंबर आ रहे होंगे। अब ये कैसे निकालोगे? ये आप निकालोगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या है? देखो, ए आपको पता है, सही है, आर भी आपको गिवन किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए यहाँ पर क्या है, 3 है, और आर भी आपको यहाँ पे 3 दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो पहला नंबर निकालोगे G1, जो कि यहाँ पर आएगा। a मल्टीप्लाई बाई बी, a मल्टीप्लाई बाई आर कर दो, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो तो 9 आ गया। ठीक है, पहला नंबर 9 आ गया। अब दूसरा नंबर कैसे निकालोगे? दूसरा नंबर आपको निकालने के लिए करना होगा, जो आपका पहला वाला GM आया है ना 9, उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 3 को। तो ये आ गया आपका कितना? ये आ जाएगा आपका 27। 3 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 27 आ गया। अच्छा, अब आप जो है वो यहाँ पर आएगा 27, ठीक है। अब आप जो है वो तीसरा नंबर निकालना चाह रहे हो तो क्या करोगे? G2 यानी 27 को मल्टीप्लाई करा दोगे 3 से, तो जो कि आपके पास आ जाएगा 27 आ गया। और दूसरा नंबर आपके पास आ जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाय 3, 81। सही है, तो ये 3 नंबर आ गए आपके पास। उन्होंने ये भी कहा था 3 GMs निकालना, तो ये 3 नंबर आ गए आपके पास 243। सही है, समझ में आई बात? ऐसे करके निकालना है आपने। चलो अब आते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज। देखो भाई, जो आपको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दिया हुआ है ना, अगर उसके बीच में प्लस लगा दोगे तो वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से ज्योमेट्रिक सीरीज हो जाएगा। और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीरीज में आप सम पता कर रहे होते हो, ठीक है। पहली वाली टर्म से लेकर किसी भी टर्म तक आप सम पता कर रहे होते हो कि यार ये पहली से लेकर और ये सारी मिलकर क्या बनाएंगी। अब मैं आगे आपको कराऊंगा भी। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या लिखा हुआ है? ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये था ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, अब ये ज्योमेट्रिक सीरीज हो जाएगा। इसको पूरा लिख देते हैं, ठीक है। अभी ये है ज्योमेट्रिक, अभी ये है आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ठीक है। अब ये ज्योमेट्रिक सीरीज हो जाएगा। बस जरा सा आप एक काम करोगे, आप क्या करोगे? प्लस लगा दोगे, 2 4 8 6 16 32 प्लस डॉट 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 प्लस 2 की पावर है। सही है, पहले क्या था? सीक्वेंस था, लेकिन आपने प्लस लगाया, सीरीज हो गया। अब सीरीज क्यों किया? ताकि हम सम पता कर सकें। सम कहाँ से लेके कहाँ तक पता कर सकते हो? जहाँ तक भी चाहो आप पता कर सकते हो। आप जो है वो 2 से लेकर 6 तक भी, 16 तक भी पता कर सकते हो। 2 से लेके 32, 2 से लेके 2n, 2 की पावर n तक भी पता कर सकते हो। अच्छा, इसके लिए आपको फॉर्मूला चाहिए होता है। फॉर्मूले इसमें 2 बन रहे हैं। एक है अगर r की वैल्यू 1 से छोटी आ रही है, एक है अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है। अब करके दिखाता हूँ। इन दोनों को आपस में कॉमन रेशो निकालो। तो जब आपने कॉमन रेशो निकाला तो 4/2 आया, यानी r की वैल्यू क्या आई? r की वैल्यू क्या आ रही है? 2, यानी 1 से तो बड़ी है। ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला। चलो आओ इसका ना निकालते हैं। यहाँ से लेकर 2 से लेकर 8 तक का सम निकालते हैं। तो अब देखो इस फॉर्मूले को हमने कैसे यूटिलाइज करना है। तो ये हो गया S3। क्यों? क्योंकि देखो हम तीसरी पोजीशन तक जा रहे हैं, 1 2 3, तीसरी पोजीशन तक जा रहे हैं। तो ये हो गया आपके पास 2, a की वैल्यू 2 है, पहली वैल्यू जो है वो a होती है। फिर आ गया आपके पास 3, नहीं 2 आ रहा है, कॉमन रेशो 2 है, 2 और 3 -1 और 2 -1। अब देखो क्या आ रहा है, डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लेते हैं। आप चाहो तो स्टेप्स कर सकते हो। 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 -1 2 -1, 14 आ रहा है, 14 आ रहा है, 14 आ रहा है। अब देखो ये तो 14 हमें मिल गया। अब मैनुअली करके भी देख लेते हैं। 2 + 4 6, 6 + 8 14, यानी ठीक आया। सही है।
अब अगर r की वैल्यू 1 से छोटी आएगी, रेशो 1 से छोटा आएगा तो ऊपर वाला फॉर्मूला, अगर 1 से बड़ा आएगा तो नीचे वाला फॉर्मूला। अच्छा, अब अगर आपको लास्ट टर्म पता हो, फॉर एग्जांपल आपको लास्ट टर्म पता है कि आपने कहाँ तक जाना है, कहाँ तक का सम निकालना है, पहली टर्म से लेके कहाँ तक। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ 2 से लेकर 88 तक सम निकालूँ, या 2 से लेकर 8 तक सम निकालूँ, यानी मुझे लास्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म 8 है। तो अब देखो ये फार्मूला कैसे निकलेगा। अभी भी आपके पास r की वैल्यू 1 से बड़ी रहेगी, तो अब देखो ये फार्मूला 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 8 तक जा रहा हूँ मैं, तो 8। अब देखो r की वैल्यू 2 है, 3 नहीं है, ठीक है। -2 डिवाइडेड बाय 2 -1, फिर कैलकुलेटर से कर लो, 14 आएगा। चलो करके दिखाता हूँ कैलकुलेटर से, जगह नहीं है ना इसलिए डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 8 -2 डिवाइडेड बाय 2 -1, देखो 14 आ रहा है अगेन, देखो अगेन 14 आ रहा है। मैनुअली करके देख रहे हो तो भी 14 मिल रहा है, फॉर्मूले से भी सेम आ रहा है, यानी आप सही काम कर रहे हो। अच्छा, अब देखो ये तो फाइनाइट थी, इसको पढ़ भी लेते हैं। इफ़ A1 A2 A3 एंड AN इज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, मगर देन द एक्सप्रेशन, अगर आप इसको ऐसे लिखते हो, प्लस लगा देते हो कॉमा हटाकर, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN तक, तो अब ये कहलाएगी ज्योमेट्रिक सीरीज़। और ज्योमेट्रिक सीरीज़ में हम क्या कर रहे होते हैं, जो सीक्वेंस होता है उसका सम कर रहे होते हैं, जो सीक्वेंस में एलिमेंट्स होते हैं उनको सम कर रहे होते हैं। इफ़ सीरीज़ कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर, इसमें फाइनाइट नंबर हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो, आपको पता है कि पहला नंबर कौन सा है और लास्ट कौन सा है, तो ये फाइनाइट है, मगर तो इसे फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस सीरीज़ कहा जाएगा। अगर आपको पता है कि पहला नंबर कौन सा है और लास्ट कौन सा है, तो ये फाइनाइट है, यानी आपको पता है कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। लेकिन आपको पहला तो पता है मगर आखिरी कौन सा है नहीं पता, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी आपको नहीं पता आपने कहाँ तक जाना है, तो इस सिचुएशन में इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहलाएगी। ठीक है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फॉर्मूला ये रहा। याद रखना, मैं फिर बोल रहा हूँ, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ में आपको ये नहीं पता होगा कि आखिरी टर्म कौन सी है या कहाँ पर आपने रुकना है, इनफाइनाइट होगा वो। तो Sn इज इक्वल टू A 1 माइनस R की पावर n 1 माइनस R। चलो आई होप समझ में आ गया होगा। अब अपना आखिरी टॉपिक करते हैं ज्योमेट्रिक हार्मोनिक सीरीज़ को लेकर, फिर अपना अलविदा लेते हैं। तो स्टूडेंट, अब आपके पास आपका जो है वो आखिरी टॉपिक है, वो है हार्मोनिक सीक्वेंस। देखो, ज्योमेट्रिक समझ लिया, अरिथमेटिक समझ लिया, तो हार्मोनिक बहुत आसान है। अगर आप रेसिप्रोकल कर दोगे ना हार्मोनिक को, तो वो अरिथमेटिक बन जाएगा। अब अरिथमेटिक ये कैसे पता चलेगा, आप कॉमन डिफरेंस ले लेना। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। अगर आप रेसिप्रोकल करते हो तो आपके पास जो हार्मोनिक सीक्वेंस होगा वो अरिथमेटिक बनेगा। अगर वो अरिथमेटिक बन रहा है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा। इस तरह आपको पता चल जाएगा कि आपका जो सीक्वेंस है वो हार्मोनिक है। चलो, तो मैं इसको करके भी दिखाता हूँ आपको कि मैं कह रहा हूँ ये एक हार्मोनिक सीक्वेंस है। अब हार्मोनिक है तो कैसे पता चलेगा, सबसे पहले मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिख लेते हैं रेसिप्रोकल इसका। तो रेसिप्रोकल कैसे होगा, 5 और इसको 1 कर दो, ठीक है, और 10 और इसको 1 कर दो, और नहीं उल्टा कर रहा है हमसे, ठीक है, अब सही है 5, ठीक है, 10 रेसिप्रोकल कर दिया मैंने इसको, और ये हो गया मेरे पास कितना 15। तो अब रेसिप्रोकल क्या करके होगा कि 1 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 1, अच्छा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 1, और 1 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 1, तो ये हो जाएगा 5 10 15। अब देखो रेसिप्रोकल कर दिया, अभी तक मुझे कंफर्म नहीं है कि ये हार्मोनिक है। अब हार्मोनिक है कैसे कंफर्म होगा कि अगर ये अरिथमेटिक है, तो मैं अरिथमेटिक चेक करने के लिए क्या करता हूँ कि मैं A2 माइनस A1 करता हूँ, A2 माइनस A1। तो ये A2 माइनस A1 कितना आ रहा है मेरे पास, 10 माइनस 5, ये A2 है, ये A1 है, तो ये आ गया मेरे पास 5। अच्छा, अब यहाँ भी चेक कर लेते हैं कि A3 माइनस A2 15 माइनस 10, तो ये आ गया मेरे पास 5। तो यानी अरिथमेटिक है। कैसे प्रूफ हुआ, इसके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो अगर ये अरिथमेटिक है तो इसका मतलब है जो आपको दिया हुआ था वो हार्मोनिक था।
ठीक है। तो हार्मोनिक सीक्वेंस से कैसे पता चलेगा, एक तो वो रेसिप्रोकल में मतलब ऐसे लिखा होगा, रेशो में लिखा होगा, लेकिन और अच्छा प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे, आप उसे रेसिप्रोकल करोगे, इस तरह से रेसिप्रोकल, फिर उसका कॉमन डिफरेंस निकालोगे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा होगा तो इसका मतलब है यह हार्मोनिक है। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी हार्मोनिक सीक्वेंस और अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक सीक्वेंस और हार्मोनिक प्रोग्रेशन एक ही बात है। इफ़ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अगर रेसिप्रोकल करने पे अरिथमेटिक बन रहा है तो ये हार्मोनिक होगा। सही है। चलो अब आओ टर्म निकालते हैं। इसमें टर्म निकालने का फॉर्मूला ये रहा आपके पास। अब फॉर्मूला देखो क्या है, टी एन इज इक्वल टू, अच्छा पीछे ए एन लिखते थे तो कोई मसला नहीं है भाई, ए एन लिख लो जैसा बेहतर लगे। ए एन या टी एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी प्लस मल्टीप्लाई एन माइनस वन और मल्टीप्लाई ए माइनस बी। अब देखो आपको कौन सी निकालनी है, आपको ये वाली निकालनी है, ठीक है, क्योंकि प्रूफ हो जाएगा। तो इसकी पोजीशन क्या है, n इक्वल टू 3। ए क्या दिया हुआ है आपको, ए आपको दिया हुआ है 1/5। अच्छा अब सबसे बड़ा सवाल इस पर पता है क्या उठेगा कि इसको हमने मतलब इसको सॉल्व करते हुए हमने ए को रेसिप्रोकल लेना है या नहीं, तो आओ चेक कर लेते हैं। ए को वैसे रेसिप्रोकल ही रखो, 1/5, b इज इक्वल टू 1/10। चलो अब ऊपर पुट कर दो। तो तीसरी वाली टर्म निकालनी है मैंने पोजीशन पर, तो 1/5 1/10 डिवाइडेड बाय 1/10 प्लस 3 माइनस 1 और 1/5 माइनस 1/10। देखो कुछ नहीं किया, जस्ट मैंने फॉर्मूले में चीज़ों को पुट कर दिया। सही है, फॉर्मूले में चीज़ों को पुट कर दिया। जहाँ ए था वहाँ 1/5, जहाँ बी था वहाँ पर मैंने 1/10 रख दिया। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, बाकी यहाँ सॉल्व हो जाएगा। तो 1/5 मल्टीप्लाई 1/10 इक्वल टू 1/50। अच्छा अब रेसिप्रोकल कर ले, डिवाइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 1/10 एज इट इज़ रह गया, प्लस ये हो गया आपके पास 2 और ये हो गया आपके पास 1/5 माइनस 1/10, तो ये हो गया 1/10। ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं, ये 2 के डेबिट में 1 पर आता है, ये 5 पर आता है, तो 1/50 डिवाइडेड बाय 1/10 प्लस 1/5। अच्छा चलो अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 1/50 पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लो, 1/10 प्लस 1/5, तो ये आ रहा है आपके पास 3/10 सॉरी 1/50 डिवाइडेड बाय 3/10। अच्छा अब देखो, अब मैं इसे रेसिप्रोकल कर दूंगा, 1/50 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल होकर 10 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 1/50 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई, हाँ तो देखो बिल्कुल 15 आ रहा है। ठीक है, देखो ये आता है कितने पर, 10 के टेबल में 1 पर, तो ऊपर 1 आ गया। ये कितने पर आता है, ये आता है आपके पास 5 पर, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो गया आपके पास 1/15। देखा आपने, बस जस्ट आपने सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आधा यहाँ लिखा हुआ है, आधा यहाँ से लिखा हुआ है, इसको उतार लो। अच्छा अब आते हैं ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर। व्हेन 3 नंबर आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन देन द मिडल वन इज ज्योमेट्रिक मीन। देखो अगर आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक सीक्वेंस में आपके पास 3 नंबर हैं, तो वो जो 3 नंबरों के दरमियान वाला नंबर है, बीच वाला नंबर है, सेकंड वाला नंबर जो है वो आपके पास हार्मोनिक मीन कहलाएगा। देखो फॉर्मूले से भी निकाल के दिखाता हूँ। ये आपके पास हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा नंबर हो गया। तो जो मिडल वाला नंबर है वो आपके पास है हार्मोनिक मीन। सही है, अब इसी को फॉर्मूले से निकाल के दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को मुझ पर भरोसा भी अच्छा हो जाए।
इसको लिख लेना अपने पास, ठीक है, जो मिटा रहा हूँ मैं, चलो। तो बीच वाला जो नंबर है वो हार्मोनिक मीन कहलाता है। इसको फॉर्मूले से निकाल सकते हो ये वाले से, तो h इक्वल टू, और याद रखना पहला नंबर a होता है, दूसरा नंबर b होता है, तो h इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस b। तो ये 2 आ गया। अब a क्या है आपके पास, 1 है, b क्या है आपके पास, 1/4 है, और 1 प्लस 1/4, ठीक है, ये आ गया। चलो अब इसे सॉल्व कर लो। देखो ये आता है 1 पर 2 की टेबल में, ये आता है 2 पर, तो 1/2 न्यूमरेटर में आ गया। अच्छा अब इसका एलसीएम ले लो, 4 5/4, सही। अब इसको रेसिप्रोकल कर लो, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4/5, ये 2 पर आता है, ये 1 पर आता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, 2/5, ये लो। देखो वही आ रहा है, फॉर्मूले से भी वही आया, और आपने जो देख के निकाला वो भी वही आया। मगर अब ऐसा भी हो सकता है कि दो नंबरों के दरमियान बहुत सारे नंबर हों, यहाँ पर तो एक नंबर थे, फॉर एग्जांपल ऐसा हो जाए। देखो ये फॉर्मूला जब ही एप्लीकेबल है जब दो नंबरों के दरमियान सिर्फ एक नंबर हो, जैसे कि यहाँ पर था। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि 1 और 1/4, अब दो नंबरों के दरमियान बहुत सारे नंबर हैं, तो जो यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन बनेगा वो ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा होंगे। तो अब इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते आप। अब इसको निकालने के लिए आप यूज़ करोगे ये वाला फार्मूला, ठीक है। अब ये वाला फार्मूला कैसे लगेगा कि पहले आप 1 लगा देना, n की वैल्यू 1 ले लेना, इस पोजीशन पे 1, इस पोजीशन पे 2, इस पोजीशन पे 3। तो a और b आपको पता होंगे, वो बता देंगे। जैसे ये पहली वाली a है और दूसरा वाला b है, ठीक है। अब n की वैल्यू 1 2 3 रखना, आपको जो और नंबर मौजूद हैं a और b के दरमियान वो पता चल जाएंगे। तो ये आपका था आज का टॉपिक। अच्छा मैंने कहा था कि आखिर में मैं ग्रुप में ऐड होने का बता दूंगा, तो भाई देखो ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक्स ख़त्म हो गए, चैप्टर ख़त्म हो गया यहाँ पे। देखो आप ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना, वहाँ पर आपको टेस्ट मिलेंगे, इसके जो पढ़ा रहा हूँ ना इसका टेस्ट ग्रुप में भेज देता हूँ। नोट्स, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर वो तो हम 9th-10th के ग्रुप में भेजते थे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। लेकिन MD-CAT और E-CAT के अंदर आपके पास होती है MCQs बुक्स, पास पेपर्स और टेस्ट, और इसके अलावा सेशंस, लाइव सेशंस और MCQs गाइड और सॉल्व, तो वो हम आपको वहाँ पे दे देंगे। तो 4,500 फीस है पूरे साल के लिए, क्योंकि आपको पता है ये लेक्चर्स काफ़ी मेहनती वाले होते हैं और मेहनत वाले, इसलिए इसकी फ़ीस ज़्यादा है। तो आप वहाँ पर ऐड हो जाना, आपको वहाँ भी और चीज़ें मिलती रहेंगी। कुछ ना समझ में आप पूछना, गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद।